सुस्वागतम। कक्षा 8वीं में एक महत्वपूर्ण पाठ है। शीर्षक है बस की यात्रा। एक बच्चों यह व्यंग रचना है जो कि हास्य व्यंग के साथ हम अपना कार्य कैसे सिद्ध करते हैं एवं हास्य विनोद हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण बन जाता है, इसकी चर्चा इसमें आ चुकी है। तो आइए आज हम विचार करने जा रहे हैं। प्रस्तुत है बस की यात्रा। इसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी का परिचय। पूरा नाम हरिशंकर परसाई। जन्म 22 अगस्त 1922। जन्मभूमि जमावी गांव, होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश। कर्मभूमि भारत। कर्म क्षेत्र लेखक और व्यंग्यकार। मुख्य रचनाएं आपकी हैं तब की बात और थी, बेईमान की परत, भोला राम का जीव, विकलांग श्रद्धा का दौरा, ज्वाला और जल आदि। विषय सामाजिक। भाषा रही है हिंदी। विद्यालय है नागपुर विश्वविद्यालय। वहीं से आपकी शिक्षा एमए हिंदी। आपको पुरस्कार जो प्राप्त हुए हैं वे है साहित्य अकादमी पुरस्कार, शिक्षा सम्मान, शरद जोशी सम्मान, भारतीय आप है और आपकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 जबलपुर मध्य प्रदेश में हुई। अब जो है बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। काज बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है।
बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो जा सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। शीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आँखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़े हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ते और हम सब मर जाते तो देवता बाहे पसारे उसका इंतजार करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोग को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए।
हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो बच्चों, इस प्रकार की यह कहानी, अब इसका थोड़ा सा हम समीक्षण करेंगे, थोड़े इस पर विचार करेंगे। लेखक ने वर्णन किया है कि वे 5 मित्र थे। उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। ये जो 4 बजे की बस है, यही उन्हें पन्ना उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगी। पन्ना से बस चलने वाली थी। करीबन 1 घंटे बाद पन्ना से सतना के लिए उन्हें बस मिलनी थी। लेखक और उनके मित्रों को जबलपुर जाना है, इसलिए कुछ यात्रा वो बस से करेंगे। उसके बाद जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। यात्रा में पूरी रात का समय लगेगा और वह सुबह के समय तक घर पहुंच जाएंगे। लेखक के साथ जो 2 मित्र गए थे, उन्हें दफ्तर में समय पर उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। उनके जो जानकार लोग थे, उन्होंने उन्हें सलाह दी कि अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो इस शाम को चलने वाली बस से यात्रा करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि शाम के थोड़ी देर बाद काफ़ी अंधेरा हो जाता है और रात के समय में यात्रा करना सुरक्षित नहीं रहता। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? एक प्रश्न किया है लेखक ने। रास्ते में डाकू वगैरह तो नहीं मिलते, लेकिन जो बस की हालत है वो बहुत ही डरावनी है। बस खराब हालत में है, पता नहीं मंजिल पर पहुंचा पाएगी कि नहीं। तो लोग हमेशा उस बस से जाने से डरते हैं। जिस बस से लेखक को जाना था, वह बस बहुत पुरानी थी। वह बहुत सालों से चल रही थी। लोग उसके द्वारा अपनी अनेक यात्राएं पूरी कर चुके थे। इस बस को देखने से यह अनुभव हो रहा था कि इस बस ने बहुत सारी यात्राएं की है, बहुत सारे लोगों को उनकी मंजिल पर पहुंचाया है। उसके निशान इस बस पर साफ दिखाई दे रहे थे। उसके शीशे, खिड़कियाँ और पूरी बॉडी टूट चुकी थी। कोई भी चीज़ सही ठिकाने पर नहीं थी। घसता हालत हो चुकी थी। उसका इंजन आवाज़ कर रहा था, तो इसलिए लोग यात्रा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बस बहुत पुरानी हो चुकी थी और उस बस को कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि वह बहुत पुरानी हो चुकी है, वृद्ध हो चुकी है। वह बस पूजा की योग्य थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचाया था। बहुत ज़्यादा सफ़र तय किया था, इसलिए यह बस पूजा की योग्य नहीं थी। एक बूढ़ी और पुरानी बस के ऊपर सवार होने का कैसे सोचा जा सकता है, जबकि यह तो उसके आराम करने का समय है। जिस बस से लेखक अपनी यात्रा कर रहे थे और ये जिस कंपनी की बस थी, उसके जो हिस्सेदार थे, वो भी इसमें यात्रा कर रहे थे। लेखक ने उससे प्रश्न किया कि क्या यह बस चलती भी है? उन्होंने उत्तर दिया कि चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। वह उसके मालिक थे और उन्हें उस पर पूरा भरोसा था। लेखक और उनके मित्रों ने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि यह कैसे चलेगी, अपने आप चलती है क्या यह? हिस्सेदार ने लेखक की बात पर आश्चर्य जताया और लेखक ने उनकी बात पर आश्चर्य जताया, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी पुरानी बस भी चलती है। इसलिए वह पुनः कहते हैं ऐसी बस अपने आप चलती है, ये तो कमाल हो गया। लेखक और उनके मित्रों के मन में विचार था कि जाए या न जाए। उनमें से एक डॉक्टर मित्र भी था। उन्होंने भरोसा और बढ़ाया, विश्वास जताया कि डरने की कोई बात नहीं है, चलते हैं। बस ने बहुत सारे लोगों
को अपनी मंजिल पर पहुंचाया है। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय हैं। जो नई नवेली बसें हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बस पर विश्वास किया जा सकता है। यह आपको अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचाएगी। जैसे माँ अपने बेटे को गोद में उठाकर चलती है, यह बस भी वैसे ही हम सबको अपने बच्चों की तरह लेकर चलेगी, इस सफ़र पर और मंजिल पर पहुंचाएगी। जो मित्र उन्हें छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो, अंतिम विदा कर रहे हो। उन्हें भी शक हो रहा था, इसीलिए वह ऐसी नज़रों से देख रहे थे कि जैसे कि पता नहीं फिर मिलेंगे या नहीं। उनकी आंखें कह रही थी कि इस ज़िंदगी में लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है। लोग पैदा होते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। आदमी के इस दुनिया से जाने का कोई न कोई एक निमित्त कारण बनता है। ड्राइवर ने इंजन को स्टार्ट किया और बस शुरू हो गई। जब वे बस में जाकर बैठे तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वे इंजन पर ही बैठे हो, क्योंकि पूरी बस में इंजन की ही आवाज़ गूंज रही थी। बस की खिड़कियाँ थी, उस पर बहुत ही कम कांच लगे थे और हवा भी पूरे ज़ोरों से आ रही थी, और जो कांच बचे थे वह टूटे फूटे थे, बुरे हालात में थे। यात्रियों को चोट लग सकती थी। वे तुरंत खिड़की से दूर खिसक गए, क्योंकि लेखक डर रहे थे कहीं उन्हें कोई चोट न पहुंचाए, इसीलिए वह खिड़की के पास नहीं बैठे। इंजन चल रहा था, बस स्टार्ट थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जहां वे बैठे हैं उस सीट के नीचे ही इंजन लगा है और घर घर की आवाज़ कर रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक महसूस हो रहा था। बस इतनी पुरानी थी कि लेखक और उनके मित्रों को लगा कि वह भारत की आज़ादी के समय हुए असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की होगी। जिस तरह से गांधी जी के समय में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, इस तरह ही इस बस का हर हिस्सा पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा था, अर्थात एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। बस बहुत पुरानी है, बहुत पुराने ज़माने से यह चलती आ रही है। इस कारण इसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि अब लेखक इससे यात्रा करने से डर रहे हैं, क्योंकि इसके इंजन आवाज़ कर रहे हैं, खिड़की टूटी हुई है और एक एक पुर्जा हिल रहा है। बस की सीट थी और जो उसकी बॉडी आपस में साथ नहीं दे रहे थे, असहयोग कर रहे थे, यानी सारी बस हिल रही थी। कभी लगता कि सीट अपनी जगह पर नहीं थी, वह भी हिल रही थी, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि सीट बॉडी को छोड़कर खिसक गई है, आगे निकल गई है। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। अब कभी ऐसा भी लगता 8-10 मील चलने पर सारे अंतर मिट गए। लेखक को समझ नहीं आ रहा था कि हम बस की सीट पर बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर सवार हो गई है। अचानक बस में कुछ खराबी आ गई और वह रुक गई। बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था और पेट्रोल बहने लगा था। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली अर्थात एक पाइप के द्वारा इंजन में भेजने लगा। लेखक आस लगाए बैठे थे कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। ऐसा लेखक को लगने लगा था, क्योंकि जो कंपनी की बस थी उसके जो हिस्सेदार थे वह भी इसी बस से यात्रा कर रहे थे, और अब तो यही सोचा जा सकता था कि आप धीरे धीरे इस बस के इंजन को भी निकालकर जो हिस्सेदार है वह अपनी गोदी में
रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की गति अब 10-15-20 मील हो गई थी, अर्थात रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। लेखक को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी थी। और अब तो उसके पेट्रोल के टंकी में छेद हो गया था। अब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। कभी कभी कुछ भी हो सकता था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है, कुछ भी हो सकता था। मन में ख्याल आ रहे थे, जैसा उनके मन में भय था और जैसा उन्हें संदेह था, यह बस शायद ही हमारे इस यात्रा को सफल करे। और जैसा उन्होंने सोचा था और जैसा उनके मन में डर था, वैसा वैसा ही घट रहा था। जो दृश्य सामने आ रहा था, जंगलों का, आसपास घने पेड़ों का, नदी तालाबों का, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। जब उसकी खिड़की से वे देख रहे थे तो ये दृश्य बहुत ही अच्छे लग रहे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, जिन पर पक्षी बैठे थे और चहचहा रहे थे। जैसा कि बस की हालत खस्ता थी। लेखक डरा हुआ था। वह जब भी कोई पेड़ आता सड़क के किनारे, तो वह उसे दुश्मन जैसा नजर आता, क्योंकि ऐसा लगता कि शायद बस पेड़ से टकरा सकती है। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो जान में जान आ जाती और दूसरे पेड़ का इंतजार करने लगता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी अर्थात डुबकी लगा जाएगी। जो दृश्य सामने आ रहा था, जंगलों का, आसपास घने पेड़ों का, नदी तालाबों का, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। जब उसकी खिड़की से वे देख रहे थे तो ये दृश्य बहुत ही अच्छे लग रहे थे। दोनों तरह हरे भरे पेड़, पक्षी बैठे और चहचहा रहे थे। एक बार फिर से बस रुकी। फिर कुछ न कुछ खराबी हुई। ड्राइवर ने बहुत ही कोशिश की, पर वह चली नहीं। बस ने अपना विरोध जतना शुरू कर दिया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो एक इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक का अर्थ है संयोग की बात है। ऐसा वैसा कभी इसके साथ कभी हुआ नहीं है। यह तो आज ही पहली बार ऐसा संयोग हुआ है। ऐसा समय हो गया है कि यह बस के साथ कुछ खराबी आ रही है, वरना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के हिस्सेदार ने भरोसा दिलाते हुए कहा, बस बहुत ही फर्स्ट क्लास है, अर्थात बहुत अच्छी हालत में है। यह डरने की बात नहीं है। जैसा कि रात हो गई थी, चांदनी रात थी, तो क्षीण चांदनी में पेड़ों की छाया के नीचे वह बस बड़ी बेचारी लग रही थी। बस जैसा कि रुक चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और चांद की चांदनी में पेड़ों की छाया के नीचे वह बस खड़ी थी और बहुत ही बेचारी सी लग रही थी, क्योंकि उसकी हालत बहुत दयनीय थी। लगता है जैसे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। बस इस तरह से रुक कर खड़ी हो गई थी जैसे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ जाती है। उन्हें अपने आप पर खेद हो रहा था कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं।
अगर इसका प्राणांत हो गया तो यह पूरी तरह से बेकार हो गई तो इस सुनसान जंगल में हमें इसकी अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। हमें इसका यहीं पर त्याग करना होगा और अपना सफ़र कैसे पूरा करेंगे इस सब की परेशानी लेखक के मन में चल रही थी। कंपनी के हिस्सेदार जो इस बस से यात्रा कर रहे थे अब वह अपनी मदद करने लगे थे। उन्होंने इंजन को खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। इसके पश्चात बस आगे बढ़ी। उसकी चाल और भी कम हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि पैदल यात्रा कर रहे हैं। बस की हेडलाइट की रोशनी अब कम होने लगी। वृद्धा बस को कह रहे हैं और आंखें हेडलाइट को। चांदनी रात में रास्ता ढूंढकर वह धीरे धीरे चल रही थी। अंधेरी रात में उसकी हेडलाइट कमज़ोर हो गई थी और रोशनी कम थी, इसलिए चांदनी का सहारा लेकर ड्राइवर उसे धीरे धीरे चला रहा था। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती और बस का ड्राइवर साथ से गुजरने वाली गाड़ियों को कह रहा था कि बगल से निकल जाओ। वह जो गाड़ियाँ गुजर रही थी वह नई नवेली थी, जवान थी, इसलिए वह उसे बेटी कहता है। लेखक बस की तरफ से कहते हैं कि उसकी तो उम्र हो गई है, तुम जवान हो, तुम निकल जाओ, मैं तो धीरे धीरे ही आऊँगी। बस एक छोटे से पुल के ऊपर पहुंची ही थी कि एक टायर फिस करके बैठ गया। टायर से एक प्रकार की ध्वनि निकली तो सब समझ गए कि टायर पंचर हो गया और सफ़र वही रुक गया। बस की गति बहुत कम थी, इसलिए शायद किसी को परेशानी नहीं हुई, कोई घायल नहीं हुआ। अगर स्पीड ज़्यादा होती, बगल में ही एक बहुत गहरा नाला बह रहा था, बस उसमें गिर सकती थी। लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ सम्मान के साथ देखा और सोचा कि वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी खतरा मोल ले रहे हैं। वह अपनी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं। ये तो हद ही हो गई। अब मालिक भी ऐसी खस्ता बस में सफ़र करके मरने के लिए तैयार है। यह तो हैरानी की बात है। लेखक उसके बारे में कुछ श्रद्धा भाव से उसकी ओर देखते हैं और ऐसा सोचते हैं। अब लेखक हिस्सेदार के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो ऐसी खस्ता हालत में भी बस चलाते हैं और खुद भी उसमें सफ़र करते हैं। वे सोचते हैं कि इसे तो कंपनी का मालिक नहीं बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें अपना आत्म बलिदान देने का साहस हो कहीं का नेता होना चाहिए ताकि वह किसी अच्छे आंदोलन का नेतृत्व कर सके। लेखक आप तरह तरह के भय घिरे से हुए सोचते हैं कि अगर वे सब मर जाते तो देवता बाहें फैलाए उनका इंतजार करते। लेखक उसके बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि अगर यह बस यात्रा करते हुए मर गया या फिर सब मर जाते तो ईश्वर हमारे लिए ही बाहें पसारे बैठे हमारा इंतजार करते। ईश्वर कहते कि कितना महान आदमी है, एक टायर बदलने की बजाय अपने प्राण दे दिए, यह बहादुरी का काम है। ऐसा लग रहा था कि पूरी जिंदगी इस बस में ही गुजारनी पड़ेगी और इससे मृत्युलोक को प्रस्थान कर चले जाना होगा। सारी जिंदगी इसी बस में गुजार जानी है। प्राण भी शायद इसी बस के द्वारा ही निकल जाए, ऐसा संभव था। अब लेखक को ऐसा लगने लगा था कि इस धरती पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, आखिरी मंजिल यही बस थी।
पता नहीं ये कहाँ ले जाएगी। बेचैनी, मन में तरह तरह के ख्याल, तरह तरह की चिंताएं अब खत्म हो गई। अब भरोसा ही नहीं था, बस ने तो मंजिल तक पहुंचना ही नहीं है, अतः शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। आराम से इत्मीनान से बैठ गए। जितने भी यात्री थे सब आपस में हंसी मजाक करने लगे और लेखक के जो मित्र थे वह भी अब अपना समय हंसी मजाक के द्वारा व्यतीत करने लगे। तो बच्चों, इस प्रकार ये बस की यात्रा हम देख चुके हैं। कुछ प्रश्न आपके लिए है, कारण बताए। पहला प्रश्न, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। प्रश्न दूसरा, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी। प्रश्न तीसरा, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा। प्रश्न चार, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। प्रश्न पाँच, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था।